Hey dear all, a very very good evening. मेधावी, रानी प्रियदर्शनी, उज्जवल, प्रीतम, अभी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, सो हमारा जो आज का पोयम है वो आई एम लाइक ग्रास है. सो उस पर बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे. जब सारे जितने भी आपने अभी चैप्टर्स पढ़े हैं उनको सबको जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में इन पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आएंगे. वैसे मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए इन्हें तो फिर थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहेगा. ऑलराइट गाइस. किसी का कोई क्वेश्चन था? देखो फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें. हमारा जो पैनोरमा इंग्लिश बुक पार्ट 1 है ना, प्रोज का सॉल्यूशन, उसके सारे टॉपिक्स हो गए हैं, क्वेश्चंस भी हो गए हैं. उसके बाद आपका जो पोइट्री का सेक्शन था तो उसमें द ग्रैंड मदर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, डैफोडिल, साउंड, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट क्लास में करा था, आई एम लाइक ग्रास, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर. ये आपके 8 चैप्टर थे पोइट्री के. तो आज जो है ना मैं आपको पढ़ा दूंगी दोनों चैप्टर्स और फिर हम आपको एक साथ सबके क्वेश्चंस कराएंगे. सो आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें एक बार रिपीट मतलब सॉरी रिवाइज करके आइए. जो चीज़ें आपको मैंने कराई हैं वो सारी एक बार रिवाइज कर लेंगे. मैं सबके पीडीएफ शेयर करती हूँ, याद दिला देना आप लोग मेरे को, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी. इसके बाद आपका बाकी जो हमने आपको करा दिए हैं और उसमें से जो पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 1 है ना, उसमें आई एम गोइंग टू डांस अगेन, स्केलिंग ग्रेट हाइट, संत कबीर, आईज आर नॉट योर, इसमत चुगतई, एक्सीडेंटल टूरिस्ट, संत रविदास और भारतीपुरा, ये कराए हैं. इनमें से आपके एक्सीडेंटल टूरिस्ट, संत रविदास और भारतीपुरा के क्वेश्चन जो हैं वो और हैं मेरे पास, थोड़े से कराए थे वैसे हमने, बट सिंपल क्वेश्चंस कराए थे. ठीक है. सबस्टन, वेरी गुड इवनिंग. सो अभी आज आई एम लाइक ग्रास और एक ये टॉपिक है और एक ये पोयम का जो टॉपिक है ना, वो क्या है, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर. अपने सन के टीचर को अब्राहम लिंकन क्या लेटर लिखते हैं. ये दो टॉपिक है, एक तो आई एम लाइक ग्रास और ये दूसरा वाला. तो इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो आपका जो क्लास 9th का जो सिलेबस था वो खत्म हो गया है और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 10th के सिलेबस पे बात करेंगे और क्वेश्चंस पे बात करेंगे. और बीच बीच में आपको जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वो मैं कराती रहूंगी. ठीक है. किसी को कोई कंफ्यूजन है इतनी बात में? सबको क्लियर हुआ? रानी, हाँ भारतीपुरा हो गया था मेधावी, भारतीपुरा मैंने करा दिया था, उसके क्वेश्चंस नहीं थे. आपको एक बार और करा दूंगी, उसमें क्या है, 5-10 मिनट लगेंगे, मैं आपको उसका वो बता दूंगी. आप होगे नहीं शायद क्लास में मेधावी, आप होंगी नहीं. मैंने ना कराया था उसको और हाँ थोड़ा सा लास्ट में जो है ना बच गया था, उसको मैं दोबारा करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, 4-5 दिन जो है. मैं अभी 1 मिनट, अच्छा आप लोग को मैं ग्रुप में बता देती हूँ, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं और मैं एक बार ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर देती हूँ. ग्रुप में आपको वो उससे क्या कहते हैं, लिटरेचर की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं भेजती रहूँगी. तो सारे ये जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो टीजीटी पीजीटी दोनों वाले हैं या और भी एग्जाम्स के लिए है? ईएमआरएस वगैरह? चलो फिर शुरू करते हैं अपना ये सेशन आज का. मैंने जो है ना लिंक आपको शेयर कर दिया है. मन
हाँ जी, ऐड आप लोग खुद हो सकते हैं गाइस, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। ओके, आई एम लाइक ग्रास जो है इसको देखते हैं जरा। सो पोएट के बारे में पहले जान लिया आपने कि पोएट के बारे में क्या है। इनका नाम है पाश, ठीक है। सो आई एम लाइक ग्रास किसने लिखी है? पाश ने। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो मिस नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। सो अबाउट पोएट, पाश इज एन ओरिजिनली अ पंजाबी पोएट। ये एक पंजाबी पोएट है। ही वाज बोर्न इन 1950 एंड पास्ड अवे इन 1998। जल्दी आए जल्दी चले गए, मतलब लेट आए जल्दी चले गए, मतलब कम, इनका जो उम्र है वो काफी कम इन्होंने जी। So he had a very short life, but he made a deep impact due to his literary creations. So उनके literary creations कौन कौन से हैं? लोक कथा याद रखना है आपको, उडिया बच्चन, मगर, सडे समिया विच, और आई एम लाइक अ ग्रास has been translated in English from Punjabi by सुरेश सेठी। इनको पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? सुरेश सेठी ने। The poem had tried to establish the life with grass which grows even if it is morphed or cut. So basically ये किस पर लिखा गया है? इन्होंने लाइफ को स्टैब्लिश करने की कोशिश की घास के साथ में, जो ग्रो होती है और उसके बाद ये मूव कर दी जाती है। मूविंग होता है, मूव करना मतलब छटाई करना, छटाई करना या काटना। तो मूव कर दी जाती है, काट दी जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना, ये जो पोयम है ये पर्सोनिफिकेशन है। इसमें घास का पर्सोनिफिकेशन आपको याद कराया था मैंने। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है सबको मैंने बताया था। जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन जैसा डिनोट किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। सो अब यहाँ पर आपको ये सब जानना है। तो द पोएट सेज दैट लाइफ इज लाइक अ ग्रास, मतलब लाइक ग्रास, जो लाइफ है वो कैसी है? ग्रास के जैसी, ठीक है। इन दिस पोयम द ग्रास स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ। जो पोयम है वो उसने पोयम में जो ग्रास है वो अपने आप के बारे में बात करती है। और दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ ग्रास, जो कि ग्रास का क्या है? पर्सोनिफिकेशन। द ग्रास सेज, घास कहती है, यू कैन मूव मी, आप मुझे छांट सकते हैं, बट आई शैल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं दोबारा स्प्राउट कर जाऊंगी, उगाऊंगी, ग्रो करूंगी, एंड विल कम बैक इन माई ओरिजिनल शेप, और मैं अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाऊंगी, एंड साइज में, ठीक है। सो आई विल बी अलाइव, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, इवन इफ यू किल मी, अगर आप मुझे मार देते हो तो भी। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट सेज, दूसरे स्टैंजा में पोइट कहता है दैट यू कैन डिस्ट्रॉय द यूनिवर्सिटीज बाय बॉम्बिंग। पोइट कहता है कि आप जो है यूनिवर्सिटीज को खत्म कर सकते हो बॉम्ब लगा के, बर्न आउट कर सकते हो, जला सकते हो। जो ड्वेलिंग हाउस है, मतलब जो घर है, गरीब लोगों के जो घर है जिनमें वो रहते हैं, उन्हें आप जला सकते हो और यूनिवर्सिटीज को बॉम्बिंग के थ्रू खत्म कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस द हॉस्टल टू रफल्स बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी। मतलब आप जो है हॉस्टल्स को बर्बाद कर सकते हो, रहने वाली जगहों को कम कर सकते हो, लेकिन मेरी पहचान को कम नहीं कर सकते।
You can destroy, even you can destroy my identity mark from the sign post. मतलब आप मेरी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो फ्रॉम द साइन पोस्ट से, बट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको मतलब लापरवाही से लेना, दैट आई शैल नेवर डाई, लेकिन एक चीज याद रखना कि मैं कभी मरूंगी नहीं। आई विल कम बैक अगेन एंड स्प्राउट लाइक ग्रास, मैं दोबारा वापस आऊंगी और दोबारा घास बन जाऊंगी। क्यों, ये इन्होंने क्या ये पर्सोनिफिकेशन इसलिए दिया होगा, ये अपने आप को अपनी प्यार मोहब्बत को घास के थ्रू बताते रहेंगे कि मुझे मेरा कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा नहीं, जीता रहूंगा, इस टाइप की कोई चीज जो है ये इनके दिमाग में आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या कह रहे हो प्रीतम? प्रीति प्रियंका क्या हुआ, क्लास अब ज्वाइन हो गया? द पोइट फर्दर सेज, बेटा प्रीतम जो क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, आपको करने पड़ेंगे जैसे भी करके, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। द पोइट फर्दर सेज that you may bomb down Banga or destroy Sangrur or turn whole of Ludhiana into ashes. बैंगा को आप बर्बाद कर सकते हो, संगरूर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरे लुधियाना को राख में बदल सकते हो, बट टेक इट फ्रॉम मी, लेकिन मेरी बात सुनो, इट वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ समय की बात होगी, ये आप मुझसे ले सकते हो, मे बी 2 years to 10 years एंड ऑल द प्लेसेस एंड सिटीज विल गेट रिकंस्ट्रक्टेड, और 2 साल से 10 साल के बीच में पूरी जो सिटी है वो दोबारा से बस जाएगी। दे विल स्टैंड बैक अगेन, वो दोबारा से स्टैंड बैक करेंगे, एंड देयर विल बी नो स्कार मार्क, और कोई भी स्कार मार्क होगा ही नहीं, कोई भी निशान होगा ही नहीं उनके चेहरे का। माई ग्रीन ड्रेस विल कवर बैक ऑल दोज प्लेसेस, मेरी जो ग्रीन ड्रेस है, मतलब मैं घास हूँ तो मैं सारे प्लेसेस को कवर कर लेगी दोबारा फिर से। कितना भी आपका मतलब, ये घास ये कह रही है कि कितनी भी बर्बादी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन जो मेरी ग्रीन ड्रेस है वो सबको बर्बाद कर देगी, वो सबको ढक देगी, बिकॉज आई एम लाइक अ ग्रास, क्योंकि मैं ग्रास के जैसी हूँ। माई ग्रीन फील्ड विल ग्रो, मेरा जो हरा मैदान है वो ग्रो करेगा, एंड शैल टर्न इनटू अ वास्ट ग्रीन जंगल, और एक बड़ा सा ग्रीन जंगल बन जाएगा, लाइक द जंगल्स ऑफ बरनाला, जैसे बरनाला के जंगल्स होते हैं वैसा। वेयर द टूरिस्ट विल स्टार्ट विजिटिंग, जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। द टूरिस्ट विल फील हैप्पी टू से माई ग्रीनरी, टूरिस्ट जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे मेरी ग्रीनरी को देख के, एंड दैट वुड बी अ डिफीट ऑफ योर अल्टीरियर मोटिव, और जो कि तुम्हारा जो ये मोटिव है उसकी हार होगी। जैसे ही लोग जो है वो जंगलों को काट रहे हैं, वो अपनी जगह बना रहे हैं और वहां पे नई नई चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, तो घास ही कह रही है कि आप किसी को भी बर्बाद कर लो, लेकिन जरा सा आपने अगर छोड़ दिया तो मैं वहां पर आ जाऊंगी। तो घास होती भी बड़ी जिद्दी सी है। सो यू सी, यू कैन कट मी, मॉव मी, चॉप मी, बट कान टेक आउट लाइफ फॉर मी। मतलब आप कुछ भी करो, आप कट करो मुझे, आप छटाई करो, आप मुझे काट दो छोटा छोटा, लेकिन मेरे अंदर जो जिंदगी है वो आप मुझसे नहीं छीन सकते, क्योंकि मैं एक घास जैसी हूँ जो स्प्राउट करेगा आफ्टर मॉर्निंग चॉपिंग एंड मोविंग चॉपिंग एंड कटिंग, जो हर काटने छाटने के बाद फिर से वापस से निकल आएगा। सो बेसिकली ये घास जो है उसको पर्सोनिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक सिमिली है, ये लाइफ की ही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ के पेन की बात कर रहे हैं, इसको कई जगह से आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे लाइफ, जैसे आप प्यार करते हैं किसी को, सो आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए भी आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं जो है तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आई हूँ कि तुम कुछ भी करो मेरे से दूर नहीं जा सकते। सो देर आर सम थिंग्स, कितना भी डिस्ट्रक्शन कर लो, हाँ। वैसे तो पंजाब पंजाब एक ग्रास की तरह, क्या पंजाब, क्या हर चीज, हर वो चीज जिसको मतलब बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विल पावर वाली होती है, कोई भी चीज जो कि स्ट्रांग विल पावर वाली होती है, तो उसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। सो आई एम लाइक अ ग्रास, मतलब चलो मान लो अपनी बात करो, आपको कोई चीज बहुत पसंद है ना, तो आपको वो चीज पसंद है, तो आप उस चीज से क्या कहोगे कि आप मुझे जितना भी डांट लो मार लो, आप जहां चाहोगे वहां मैं आ जाऊंगी। सो ये इससे भी लिंक कर सकते हैं, तो अच्छी है, मतलब कुल मिला के मैं घास की तरह उगाऊंगी। अब इन्होंने क्वेश्चन डाले कि कैन अ मैन बी कंपेयर टू ग्रास, क्या किसी व्यक्ति को ग्रास से कंपेयर कर सकते हैं? सो
अब जैसे ग्रास से कंपेयर अगर करना हो तो कर सकते हैं। एक्चुअली करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इट इज द सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस इन अ मैन। ये मानव की जो सिंप्लिसिटी है और जो हम्बलनेस है, विनम्रता है, विच इज लाइक ग्रास। मतलब जो मानव का साधारणपन है और जो उसकी विनम्रता है वो कैसी है, घास जैसी है। एक बार आप उसे तोड़ भी दोगे तो भी वो दोबारा से फिर से आ जाएगी। वही मैं कह रही थी। बोथ ग्रास एंड मैन आर ऑफ फाइटिंग नेचर। मतलब दोनों हैं फाइटिंग नेचर के, मतलब अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं और लास्ट में सक्सेस पाते हैं। इवन आफ्टर फेसिंग एडवर्सरीज दे सर्वाइव। तो क्या करते हैं कि भले ही कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आए, व्हाट बेसिकली दे डू, दे सर्वाइव। सो अ मैन, आई एम लाइक अ ग्रास में क्या बेसिकली बताया गया है कि जो ग्रास है उसको कितना भी कुछ किया जाए, कितना भी डिस्ट्रॉय किया जाए, बट इट विल स्प्राउट अगेन लाइक ह्यूमन नेचर. For example, if it is a simplicity and humbleness of a man. Okay, so both are of fighting nature. Even after facing adversaries, they survive. तो ये आपको इसमें बताया गया है, ये इसका जिस्ट है. अच्छा, अब पोइट यहाँ पे अपने बारे में बात करता है. पोइट कहता है कि वो घास के जैसा क्यों है. तो वो घास के जैसे क्यों है, लोग आते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं, वो फिर से थोड़े दिनों में धोखा खाते, थोड़े दिनों में फिर से जो है अपना स्प्राउट निकाल लेता है, पॉजिटिव हो जाता है. तो इसलिए इन्होंने बोला देयर आर टू सिमिलरिटीज बिटवीन द ग्रास एंड द पोएट. इनके अकॉर्डिंग दो सिमिलरिटीज हैं. ग्रास एंड पोएट के बारे में क्या सिमिलरिटीज हैं? बोथ हैव ग्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. जमीन से निकलते हैं दोनों. मतलब कहते हैं ना कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से निकलते हैं. बोथ फील देमसेल्फ डाउन. दोनों अपने आप को डाउन फील करते हैं. और अर्थ पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, मतलब दोनों ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के इंसान हैं. बोथ ग्रास एंड द पोएट हैव डीप डिटर्मिनेशन टू ग्रो बैक. मतलब जो घास है और जो पोएट है वो एक गहरी इच्छा शक्ति जो है वो रखते हैं दोबारा रूट आउट होने में. मतलब दोबारा ये एक तरीके से निकल के आने में, रूट आउट होने में ये काफी पावर रखते हैं. तो बस यही है. शंकर एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस ही बनाऊंगी, बताऊंगी, उसकी चिंता आप मत करो. टॉपिक को आप समझ लो, मैं क्वेश्चंस की चिंता मत करो, मैं आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगी. बस एक बार मैं आपको एक बार टॉपिक करा दूं, उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस ही देखेंगे. जितने एडजेक्टिव टाइप, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं सब आपको मिलेंगे. सो टॉपिक्स को पहले देख लो. बस इतना ही है आपसे कहना कि टॉपिक को पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद यू विल गेट द क्वेश्चंस ओनली. 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा. उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, चिंता मत कीजिए. फिर आप भूल भी जाएंगे टॉपिक को तो भी आपको क्वेश्चन ही कराएंगे, हम रिवाइज करा करा के कराएंगे, है ना. अब जैसे ये है, आप कह रहे हैं कि इसमें क्या पूछा जा सकता है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें नहीं पूछी जा सकती, लेकिन हाँ, जैसे ये पूछ सकते हैं, जैसे पुराने क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि आखिर पोएट इस टॉपिक में क्या कहता है, इसका जिस्ट क्या है. तो ये पूछ सकते हैं. बाकी इसके ऊपर जो पास्ट पोएट है, पंजाबी पोएट, इनका पूछ सकते हैं. और कौन कौन से वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और टॉपिक का जिस्ट पूछ सकते हैं कि टॉपिक किसके बारे में है. इस तरीके से ये पूछ सकते हैं. Why does the poet say that he will sprout again and again after being moved on? So poet ऐसा क्यों कहता है that he will sprout again after moved on? तो poet does not have fear of suppression. पोइट जो है उसको दबाव का डर नहीं है. अगर कोई उसे दबाता है तो दबाव का डर नहीं है. ही फील सपरेशन विल गिव हिम मोर स्ट्रेंथ. उसने कहा अगर कोई उसे दबाता है तो उसमें और दुगनी ताकत आ जाती है. समझ रहे हो? तो ये जो पोएट है ये क्या कहता है कि अगर कोई उसे दबाता है तो उसमें दुगनी ताकत आ जाती है. What makes the poet say that people can't erase his identity? People, ये क्यों कहता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को इरेज नहीं कर सकते. द पोइट फील्स दैट हिज वॉइस इज हिज आइडेंटिटी. वो कहता है कि उसकी आवाज है, उसकी पहचान है. एंड नो वन कैन सप्रेस हिज आइडेंटिटी. और कोई भी अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस नहीं कर सकता. ओके अच्छा, व्हाट विल हिज मेंटल कवर. मेंटल जो है ना, मेंटल का मतलब होता है वो, मेंटल एक वो होता है, मतलब कोर और क्रस्ट के बीच में. तो कह रहा है कि मेंटल क्या कवर करता है.
सो हिज मेंटल विल कवर ऑल द स्कार्स, वो सारे घाव, मतलब मेंटल क्या कवर करता है, सारे घाव जो है इन द हार्ट ऑफ अ मैन जनरेटेड आउट ऑफ फियर एंड हेट्रेड। तो मेंटल क्या कवर करता है, सारे घाव कवर करता है जो डर से और नफरत से पैदा हुए हैं, वो सारे घाव जो है वो मेंटल कवर करता है। ओके। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें बन सकता है कि बांगा और संगरूर क्या है। ये जगह हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई अफीम है। व्हाट डू बांगा एंड संगरूर, बांगा एंड संगरूर क्या है? सो दे रिफर टू टू प्लेसेस इन पंजाब व्हिच वर टारगेटेड टू बी रिबेलियस। जब स्टेट का अपराइजिंग हो रहा था तो ये जो बांगा और संगरूर थे, ये रिबेलियस प्लेस माने जाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। अच्छा। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना टू एशेस, पूरे लुधियाना को ये राख बना देंगे। ये लाइन क्या कहती है? दिस लाइन, द लाइन सजेस्ट एंड टेक्स द रीडर अगेन टू द सेम सिचुएशन, वो उसको सेम सिचुएशन में लगा ले जाती है वेयर द सिटीज ऑफ पंजाब वर बीइंग टारगेटेड, जहां पे पंजाब की सिटीज टारगेट की गई बाय द रेबेलियस वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक जो है सिटीज टारगेट की गई। हाँ, दीज आर प्लेसेस एक्चुअली। Okay, what time it will take for the poet to come back to his normal state? कह रहे हैं कि पोएट या आप हो या कोई भी हो, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। सो कह रहे हैं कि टाइम इज बेस्ट हीलर, और पोइट को ऐसा लगता है कि जो घाव है, द वुंड वुड हील एनी टाइम बिटवीन 2 to 10 years। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पाश के अकॉर्डिंग, पाश जो कि पोएट है उनके अकॉर्डिंग हील होने में ह्यूमन बीइंग को कितना टाइम लगता है। तो 2 और 10 years का जो टाइम पीरियड है वो इन्होंने निकाला है। सो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाई विल द टूरिस्ट ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, व्हाई विल द टूरिस्ट ग्रीन, बीच में कहा गया? ओके, व्हाई विल द टूरिस्ट कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, बिकॉज बरनाला वुड टर्न इनटू ग्रीन फील्ड ना, अगेन आफ्टर डिस्ट्रक्शन एंड डेवस्टेशन। बरनाला का जो ग्रीन जंगल है वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही बरनाला का जंगल नष्ट होगा दोबारा फिर से ये ग्रीन जंगल बन जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कहता है पोएट, व्हाई हैज द पोएट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू ग्रास, ये ग्रास से कंपेयर क्यों करता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रास, ग्रास के जो फीचर्स है वो क्या है? सो जो ग्रास है वो स्मूथ है, सॉफ्ट है, हैज द इनबॉर्न स्पेशलिटी ऑफ स्प्राउटिंग, और ये एक इसके पास एक स्पेशलिटी है कि जब भी इसको काटा जाता है तो अपने आप ही ये निकल आती है कहीं भी। तो द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ सिमिलर टू द फीचर्स ऑफ ग्रास, तो ये ग्रास के फीचर से सिमिलर है इसीलिए, और द पोइट अपने आप को ग्रास के फीचर से सिमिलर पाता है। ही हैज फेथ, उसका विश्वास है दैट नो पावर ऑन अर्थ कैन टोटली इंस्टिंक्ट हिम। वो कह रहे हैं कि दुनिया, बताओ, उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाती है और उनके विचार इतने पॉजिटिव हैं, कैन यू इमेजिन दैट? कोई पर्सन जो है उसकी मृत्यु कितनी जल्दी हो जाती है, आप देख रहे हो कि राइटर की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई, लेकिन उसकी कहानियों में कितनी पॉजिटिविटी है। लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब जिनको बहुत कम जीना होता है, बताओ, उन्होंने अपनी लाइफ को ग्रास से कंपेयर किया और इतनी जल्दी वो चले गए। हालाँकि इसीलिए किया होगा क्योंकि अब उनको पता होगा कि उनकी ऐसी शारीरिक परिस्थितियाँ हैं, कभी-कभी लोगों को आइडिया लग जाता है कि वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह पाएँगे। ही विल प्रूव द प्रेजेंस आफ्टर फेसिंग ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको पूरी तरह इंस्टिंक्ट या विलुप्त कर दे, वो अपनी प्रेजेंस को प्रूव करेंगे सारे मुश्किलों मुश्किलों से निपट के। अच्छा, ग्रास इज सॉफ्ट स्मूथ एंड नॉट रफ, ग्रास जो है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है और बिल्कुल भी रफ नहीं है। इट इज इजीली कट, ये आसानी से कट जाती है। बट द पोएट हियर हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल, यहाँ पे कौन से सिंबल की बात हो रही है? तो यहाँ पर जो सिंबल की बात हो रही है वो ये है कि इसमें लिखा है इट इज इजीली कट, तो कह रहे हैं दो स्मॉल एंड टाइनी ग्रास हैज सुपर पावर ऑफ रीजनरेशन एंड फेसिंग ऑल द एडवर्सरीज ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर ये जो घास है वो किसका सिंबल है? टू फेस ऑल द एडवर्सरीज एंड इट हैज सुपर पावर।
ऑफ रीजेनरेशन। जो आपने स्टार्टिंग में पोएम्स पढ़ी हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी सारे जितने भी टॉपिक्स हो गए उन सब पे। द पोएम सजेस्ट द रेजोल्यूट नेचर ऑफ द पोएट। पोएम ये कहती है कि जो पोएट का नेचर है वो काफी रेजोल्यूट है। रेजोल्यूट का मतलब काफी मतलब डिटर्मिनेशन वाला है, दृढ़ निश्चयी है। डू यू अग्री विद इट? विद गिव योर ओपिनियन। सो ये कह रहे हैं कि द पोइट रेजोल्यूट नेचर, जो पोइट का निर्णयात्मक जो नेचर है वो क्वाइट अप्रिशिएबल है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, पर्टिकुलरली ये इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है टू द डाउन ट्रोडन एंड टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कंट्री। मतलब ये डाउन ट्रोडन को एक तरीके से, डाउन ट्रोडन का मतलब जो आपका गरीब वर्ग है, और फ्यूचर जनरेशन को क्या देता है? इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला नेचर है। व्हाट इज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड क्या है? इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डू यू थिंक दिस पोएम हैज बीन रिटन? तो अब जो ये कब लिखी गई है इसको एक बार नजर डालते हैं कि पोएम जो है वो बैकग्राउंड है राइज ऑफ टेररिज्म इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में आतंकवाद का उदय, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं इन क्वेश्चन से ही आपको मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसीलिए तो हम क्वेश्चन आंसर किया करते हैं, वहां पे हमें सारी चीजों के आंसर्स मिल जाते हैं। द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन, टेररिज्म इंस्पायर्ड द पोएट टू राइट दिस पोएम। एक तो सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन, जो आदमी की परेशानियां थी, इसके अलावा जो टेररिज्म था, उसने पोएट को इंस्पायर किया पोएम लिखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अब्राहम लिंकन पे। रानी कह रही आई एम न्यू फॉर क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अब्राहम लिंकन का ये टॉपिक जो है, अपने बेटे के टीचर को अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा था। ये पूरी की पूरी पोइट्री उस पर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। देखो, अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट थे? 16th नंबर के, पूछ लिया जा सकता है। He successfully led his country through its greatest internal crisis। जिस टाइम अब्राहम लिंकन का नाम पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है, तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटरनल क्राइसिस से जब गुजर रहे थे तब की बात है। दोज वर द डेज ऑफ अमेरिकन सिविल वार। अमेरिकन सिविल वार का टाइम चल रहा था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेजर्स दैट रिजल्टेड इन द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। वो जिम्मेदार थे कि जो दास प्रथा है उसको खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स, इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाएं। तो अब्राहम लिंकन का नाम किससे जोड़ा जाता है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा को खत्म करने से। दिस ही डिड थ्रू इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इन 1863। ये उन्होंने किया। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। 1863 में, एंड प्रमोटिंग पैसेज ऑफ द 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको उन्होंने 13th यानी 13th अमेंडमेंट बनाया संविधान का, जिससे कि दास प्रथा पर लगाम लगे। लिंकन सक्सेसफुली एड्रेस्ड द अमेरिकन पीपल एंड रैलीड पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज पावरफुल स्पीचेस। लिंकन ने पूरे अमेरिका के लोगों को सक्सेसफुली एड्रेस किया, बात करी उनसे, और पब्लिक ओपिनियन और रैली निकाली अपनी पावरफुल स्पीचेस से। ठीक है, अपनी पावरफुल स्पीचेस से रैली निकाली। लिंकन हेल्ड अ मॉडरेट व्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। लिंकन के पास रिकंस्ट्रक्शन का एक मॉडरेट व्यू था, राइट? ही वांटेड दैट द नेशन शुड स्पीडली रिराइज थ्रू अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन।
लिंकन के पास रिकंस्ट्रक्शन का एक मॉडरेट व्यू था, उदार व्यू था दोबारा से किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट होने का. ही वांटेड दैट द नेशन शुड स्पीडली रिराइट्स थ्रू अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन. वो चाहते थे कि नेशन जो है वो रिराइट करे, रिकंसिलिएशन मतलब चीजों को दोबारा से शुरू करने के लिए, ठीक है, समाधान करना, रिकंसाइल करना. ही वॉज किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई 1865 में, एंड दस he became a martyr who lived for the ideal of national unity. तो उसके बाद वो शहीद घोषित कर दिए गए जो पूरे राष्ट्र के अंदर एक तरीके से आदर्श के रूप में माने गए. The present piece of poem reflects his mind as to the way the children of the country should be educated. तो जो ये पोएम्स हैं ये उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करती है जिससे कि देश के लोग एजुकेट हो सकें. ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज थ्रू द लेटर टू द टीचर ऑफ हिज सन. उन्होंने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया एक लेटर के थ्रू जो कि उनके बेटे के टीचर को जाता है. इतनी बात सबको समझ आ गई. इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए. ठीक है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे, उनको एक बार देख लो क्या क्या याद रखने चाहिए. सबसे पहली बात जो याद रखने वाली थी कि अब्राहम लिंकन कौन थे. तो अब्राहम लिंकन ये 16 प्रेसिडेंट यूएसए के थे, इंडिया के नहीं, यूएसए के थे, यूएसए से कनेक्टेड थे. इनके समय में आंतरिक सिचुएशन बहुत खराब, आंतरिक अवस्था वहां की जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी, वो इन्होंने लीड की. और अच्छा टाइम पीरियड था अमेरिकन सिविल वार का, वहां पर सिविल वार चल रहा था. सिविल वार नागरिकों के बीच युद्ध होता है, गोरे काले के बीच होता है, रेसेस के बीच में युद्ध होता है, वो सिविल वार वहां पे चल रहा था. और सबसे बड़ी वहां प्रॉब्लम थी स्लेवरी की. अमेरिका में हमेशा से ही स्लेवरी का प्रॉब्लम रहा है, तो ये चीज पूछी जा सकती है. एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के रिस्पॉन्सिबल जो है अब्राहम लिंकन है, एबोलिश करना, है ना. उसके बाद उन्होंने 1863 में दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए अमेंडमेंट किया, किसमें, संविधान में. और उन्होंने अमेरिकन पीपल को हमेशा एड्रेस किया, उनके लिए रैली निकाली, अपनी पावरफुल स्पीचेस दी. वो कहते थे कि हर प्रॉब्लम का समाधान होना चाहिए. और 1865 जो डेट थी वो उनकी डेथ की डेट थी. ठीक है, उनको मार दिया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें यही क्वेश्चंस थे जानने वाले. ही एड्रेसेस हिज मैसेज, अपने मैसेज को एड्रेस करते हैं थ्रू टीचर, टीचर के जरिए, टू हिज सन, एंड सेज दैट ही मस्ट बी टॉट दैट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ऑल मेन आर नॉट जस्ट एंड ऑल मेन आर नॉट ट्रू. ओके ओके, ऑल मेन आर नॉट जस्ट का मतलब है जस्टिफाइड. ठीक है, एंड ऑल मेन आर नॉट मतलब ये कह रहे हैं कि सारे लोग जो है वो न्यायप्रिय नहीं है. जस्ट का मतलब जस्टिस से है, ठीक है. और सारे मैन जो है वो सच नहीं है. इवन स्काउंड्रल, बदमाश, हैज अ हीरो, मतलब एक बदमाश पर्सन होता है उसका भी कोई हीरो होता है. एंड एवरी सेल्फिश पॉलिटिकल पर्सन, और कोई भी पॉलिटिकल सेल्फिश पर्सन जो है उसका एक डेडिकेटेड लीडर होता है. ठीक है. टीच हिम, उसको पढ़ाओ, दैट फॉर एवरी एनिमी, किसी भी शत्रुता के लिए, देयर इज अ सपोर्टर फ्रेंड, एक सपोर्टर फ्रेंड होना है. और उसे पढ़ाओ दैट इफ यू अर्न अ डॉलर थ्रू योर ऑन एफर्ट्स, अगर तुम एक पैसा भी अपने मेहनत से कमाते हो, इट कैरीज मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, वो 5 पाउंड से ज्यादा वैल्यू करेगा. अच्छी बात है ये. तो ये अपने मतलब ये अपने बच्चे को सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने टीचर को सिखाया जिससे वो अपने बच्चे को सिखाए, मतलब वो उनके बच्चे को सिखाए. he should be taught, मतलब उसने कहा मेरे बेटे को पढ़ाया जाना चाहिए, that one has to lose to win, मतलब हारना जरूरी है क्योंकि आगे आपको जीतना है. मतलब जीतना ही जरूरी नहीं है, जीतने के लिए हारना भी पड़ता है. one should enjoy the victory as one best sad on losing it. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप विक्ट्री एंजॉय करते हो तो विक्ट्री का सबसे ज्यादा मजा तभी है जब आप एक दो बार हारते हो. बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज टू अवॉइड बिकमिंग एनवियस. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना एनवियस होने से बचना पड़ेगा. मतलब आपको नफरत, एनवियस मतलब ईर्ष्या से भागना पड़ेगा, ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी. इफ वन कैन लाफ साइलेंटली, अगर कोई अकेला हंस सकता है, पीसफुली हंस सकता है, ही गेन्स मोर पावर, वो ज्यादा पावर अचीव करेगा. ठीक है. उसको ये बताओ, टीच हिम, उसे पढ़ाओ, टू लर्न अर्ली, ही शुड इग्नोर द टीजिंग वर्ड ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के जो दर्द देने वाले शब्द हैं उसको इग्नोर करे. ठीक है. ये इट इज ऑलवेज गुड टू हियर द स्टोरी ऑफ नॉलेज.
ये हमेशा अच्छी बात है कि वो ज्ञान की बातें सुने इन द बुक और उसमें पढ़े। बट द मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, और जो मतलब मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स है आकाश में जो पर मतलब सॉरी पक्षियों की कहानी है उनको भी समझे। फ्लावर्स ऑन द हिल साइड, हिल साइड में जो फूल है, एंड द हमिंग ऑफ बीज इन एन ओपन सन, और जो बीज का गीत गाना है खुली धूप में, ये भी उसको पता होना चाहिए। मतलब मेरे बेटे को सब कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या करे, किसी के दूसरे के कहे वर्ड से परेशान ना हो, और नॉलेज की बुक्स पढ़े, और पक्षियों को पहचाने आसमान में क्यों उड़ते हैं, और बीज की गुनगुनाहट को सुने, और सन को, धूप को देखे। ही शुड बी टॉट टू पास द एग्जामिनेशन विद ऑनर। उसको बताया जाना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन कोई भी अगर परीक्षा पास करे तो सम्मान के साथ पास करे। देन गेटिंग सक्सेस थ्रू चीटिंग, मतलब सम्मान ज्यादा जरूरी है, चीटिंग से सक्सेस पाना अच्छी बात नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि चीटिंग ना करे, मतलब जो भी प्राप्त करे वो किससे करे, वो करे अपने ज्ञान से। ही शुड डिवेलप कॉन्फिडेंस, उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, एंड फेथ इन हिज ऑन आइडियाज, अपने आइडियाज में फेथ डेवलप करना चाहिए। देन बीइंग मिसगाइडेड बाय समवन, मतलब किसी दूसरे के द्वारा अगर उसको रास्ता भटकाया जाए तो वो उसे बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बी जेंटल विद जेंटल पीपल, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, बट नेवर टेक अ टफ पर्सन सॉफ्टली, लेकिन कोई भी टफ पर्सन है उसको सॉफ्टली मत लो। वन हैज टू बी टफ विद हिम, मतलब लोगों को उसके साथ टफ होना है। ही शुड नॉट फॉलो एंड क्राउड ब्लाइंडली, कभी भी किसी भी चीज को बिना जाने ना तो उस पर भरोसा करो, ना बिना जाने उसकी भीड़ लगाओ। ही शुड हैव द करेज, उसको वो करेज रखना चाहिए, नॉट टू फॉलो द बैंड वेगन बट टू मेक हिज ऑन फेयर। उसको जो है ऐसे ही बैंड वेगन, मतलब किसी के कर्मों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया ये धर्म जो है ये बढ़िया है, इस धर्म को फॉलो कर लो, आपको भी पसंद आने लगा, आप भी फॉलो करने लग गए। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोबारा से मैं इसको फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है। टीचर के थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया है कि ना तो सारे आदमी जस्टिस देते हैं, ना ही सारे आदमी सच होते हैं। स्काउंड्रल भी एक हीरो रखता है, पॉलिटिकल पर्सन भी एक डेडिकेटेड लीडर रखता है। मेरे बच्चे को ये सिखाओ कि एक सपोर्टर फ्रेंड होना चाहिए, और ये भी बताओ कि अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा कितना जरूरी होता है। ये सब चीजें मतलब उसको मेहनत करना सिखाओ एक तरीके से, लेकिन उसको नेचर के बारे में भी बताओ, ये उन्होंने बताया इसमें। अब ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। मेरे सन को ये बताओ, माई टीच माई सन टू लिसन टू ऑल, कि सबकी सुने, बट ही शुड ऑलवेज एनालाइज, लेकिन उसे सही सच और झूठ में फर्क निकालना आना चाहिए। जो भी उसने सुना है उसको कैसे फिल्टर करे। पता नहीं लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं जो इन बातों को समझ जाते हैं। सो सीरियसली आपके सामने दो चीजें आती हैं, सच आता है, झूठ आता है, तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज अनट्रूथ और अ लाई। ही शुड एक्सेप्ट ओनली द गुड वंस, वो अच्छी चीजों को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। दैट कम्स आउट ऑफ इट, जो अच्छी चीजें जो है निकल के आती है उसके सामने। देर इज नो शेम इन शेडिंग टीयर्स, रोने में कोई शर्म नहीं है, बट वन शुड नॉट बी सैड फॉर समथिंग ही कुड नॉट अचीव। लेकिन कोई अगर किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए ज्यादा देर तक बुरे रह, मतलब एकदम मुंह बनाए रखना ये भी सही नहीं है। लाफ आउट सच एग्नीज व्हेन इट कम्स, हंसो जब आपकी जिंदगी में बहुत दुख होते हैं, परेशानी आती है, खत्म नहीं होती है, उन पर हंसो। ही शुड ड्राइव आउट द एनिमीज, एनिमीज लिखा हुआ है, ये बाकी समझ नहीं आता है। बट शुड ऑल्सो बी कॉशियस टू द वर्ड ऑफ दोज हु वांट टू बी स्वीट इनटू विदाउट रीजन। मतलब ये कह रहे हैं कि उन शब्दों को भी पहचानने की कोशिश करो, उनके लिए हमेशा चैतन्य रहो कि जो वर्ड्स आपसे कहे जा रहे हैं वो स्वीट होने चाहिए। जो आपसे लोग हैं वो बिना रीजन स्वीट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इनके इस पे भी आपको चैतन्य रहना चाहिए। माई सन शुड नेवर लो डाउन बिफोर अ वीक पर्सन, किसी भी कमजोर व्यक्ति के आगे मेरे सन को झुकना ही नहीं चाहिए। हिज स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस शुड बी अवेलेबल, शुड नेवर सेल आउट हिज सोल टू एनीबॉडी। उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो अवेलेबल रहना चाहिए, और कभी भी सेल आउट नहीं होनी चाहिए किसी की भी, किसी के लिए भी। उसकी आत्मा किसी के लिए बिकनी नहीं चाहिए, है ना। मतलब कुल मिला के
चीटिंग नहीं करनी चाहिए या अपना ईमान बेच के कोई काम नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देयर शुड नॉट बी एनी प्राइस और बार्गेन फॉर द सोल एंड हार्ट। दिल और आत्मा के लिए किसी भी तरीके का कोई प्राइस नहीं होता, ना ही कोई बार्गेनिंग होती है। ही शुड नॉट लिसन टू द क्राइंग और हॉलिंग वर्ड्स। उसे नहीं सुनना चाहिए चिल्लाने वाले वर्ड्स और हॉलिंग करने, विलाप करने वाले वर्ड्स, भीड़ के जो भी होते हैं, जो उसे फेस करना होता है अक्सर। ही थिंक्स ही इज राइट, क्योंकि रोने वाली चीजों में अक्सर उसे लग जाता है कि वो सही है। दे शुड बी ट्रीटेड पोलाइटली बट नेवर एम्ब्रेस देम। उन्हें कभी सच मत मानो, उनको पोलाइटली ट्रीट करो जो आपके सामने चिल्लाते हैं। द लास्ट स्टील इज मेड व्हेन इट गोज थ्रू फायर। जो अच्छी स्टील निकल के आती है वो तभी अच्छी निकलती है जब वो आग से तप के बाहर निकलती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आप अच्छे से जरा करके आना। इस पे क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेंगे। कह रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिकमिंग इम्पेशेंट। कभी कभी ऐसा होता है आपके अंदर धैर्य नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। एट टाइम्स बट ही मस्ट शो पेशेंस एंड बिकम ब्रेव। लेकिन आपको ना पेशेंस शो करना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए। ही शुड बी टोल्ड, उसे ये बताया जाना चाहिए कि खुद पे भरोसा रखे, हैव फेथ इन हिमसेल्फ। देन ही विल डेवलप फेथ इन मैनकाइंड, और तभी वो लोगों में फेथ को डेवलप कर, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लोगों में फेथ डेवलप कर सकेगा जब उसे खुद में विश्वास होगा। जब खुद पे विश्वास नहीं है तो दूसरों पे क्या ही विश्वास करेगा। इन द एंड द पोएट सेज, अंत में पोएट ये कहता है दैट द टीचर दैट ही हैज गिवन हिम अ बिग टास्क। जो टीचर को उसने इतना बड़ा टास्क दिया है, बट द टास्क ही मस्ट इवेल्युएट हिमसेल्फ। उसको इवेल्युएट करना चाहिए as to what can do or what he can do, what can't do or what he can do, but one thing I can tell you the teachers that my son is a fine fellow। मतलब ये कह रहे हैं कि टीचर्स को जो टास्क दिया गया है उसको उसको खुद भी इवेल्युएट करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीचर्स है वो मेरे सन के एक अच्छे दोस्त हैं, मतलब टीचर जो है वो मेरे सन के अच्छे दोस्त हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। अब देखो ये जो है ना, हाँ सेबेस्टियन, ये बहुत ही बेहतरीन पोयम थी। इसकी इसकी एक एक लाइन जो है आपको 2 से 3 बार समझनी और पढ़नी पड़ेगी। ये चिल्ड्रन के लिए तो है ही, बल्कि हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। जानते हैं इसमें कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं जो इंडिया के मतलब पोइट्री में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा ही शुड नॉट फॉलो एंड क्राउड ब्लाइंडली, मतलब फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली एंड पढ़ दिया, मतलब उसे कभी नहीं ब्लाइंडली क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहिए। इंडिया में ये चीज जो है ये नहीं, लोग स्कूल में भी नहीं बताते। जैसे मैं भी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैंने मतलब नेट क्वालिफाई किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लाइंड फेथ कराऊंगी कि मैंने जो कहा वही सच है और आपको मान लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये नॉलेज की कमी ही मानी जाएगी। आज के टाइम पे जब जब सबके पास रिसोर्सेज हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, इन दैट केस वी शुडंट से दैट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। वी शुड हैव द करेज नॉट टू फॉलो द बैंड वैगन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अपना रास्ता बनाओ, जो चल रहा है उसी के सहारे मत चलते, भेड़ चाल बहुत खतरनाक होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये मुझे लगी कि उसने कहा कि जब आपके सामने 50 बातें हो रही हों तो आपको ये फिगर आउट करना है कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते। हाँ, भेड़चाल जो है वो नहीं चलनी चाहिए। जैसे अभी अब तो पता नहीं मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन मोदी की सरकार बनने का बाद में कोई रीजन हो, उसके उनके काम बहुत अच्छे हैं, चले कुछ चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना, वो ठीक है, उस पर तो मैं बात ही नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के जीतने में ये भेड़चाल वाली चीजें आ जाती हैं। लोगों ने कहा कि हम मोदी जी को वोट देंगे, 4 लोगों ने कहा चलो तुम दे रहे हो तो हम भी देंगे, है ना। तो पब्लिक ने ना मुद्दों पे बात नहीं की। उनके सामने 50 चीजें थी, उन्होंने सारी चीजों को सुना तो, लेकिन उसमें से क्या सही है क्या गलत उसको उसको फिगर आउट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनकी गवर्नमेंट बनने के तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि भेड़चाल जो है वो इंडिया में लोग बहुत चलते हैं। अगर एक लोग सपोर्ट कर रहा है तो ऑल द घर के जैसे बच्चे हैं, अगर माता पिता ने मोदी जी को वोट दिया तो बच्चे भी मोदी जी को वोट देंगे, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जा सकते। वो बिकॉज दे ऑल आर ड्रिवन बाय देयर पेरेंट्स, उनका दिमाग जो है अपने, उनके पास कोई अलग सोच नहीं है। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे जब कभी भी जब कोई भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो मेरे फैमिली वाले किसी पर्टिकुलर जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसको दे देते हैं। तो मेरे से भी कहा कि इनको इसको ही वोट देना, मैंने नहीं दिया।
क्योंकि मेरी अपनी सोच है तो मैंने नहीं दिया उनको, अखिलेश को वोट नहीं दिया सपा में, क्योंकि मैं मुझे लग रहा था मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं करते। अगर घर से कोई वोट देने निकला है तो वो ये एनालाइज, तो इसको भेड़चाल कहते हैं, इसको भी ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अगर आप अब लेकिन बच्चा करेगा भी क्या, ना तो उसको ये सब चीजें पता है ये भी नाइन्थ का, लेकिन उसे पता नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, ना तो वो न्यूज सुनता है। बच्चों का क्या है, बच्चों पे लादी इतनी सारी चीजें गई हैं, स्कूल से आना, फिर खाना खाना, खेलना, ट्यूशन जाना, फिर आना, फिर अपना होमवर्क इतना लंबा चौड़ा पूरा करना। कहाँ देश दुनिया समझने के लिए कहाँ टाइम है बच्चों के पास? उन्हें क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है? तो अपनी वो आइडियोलॉजी बनाएंगे कहाँ से? कोई जगह ही नहीं है ऐसी, कोई किसी छोड़ी मेरे का, सोसाइटी चलती जा रही। किसी कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं बताता कि आपको ना थोड़ी देर देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि हम अपना कोई आइडियोलॉजी बना सके। आज गैस महंगी हो गई, कल चावल महंगा हो गया, ये गवर्नमेंट खराब है, इस बेसिस पे गवर्नमेंट खराब नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये टॉपिक के क्वेश्चंस हम आपको कल कराएंगे। अभी आप लोग आज सारे टॉपिक्स पढ़ लो, तो कल हम क्वेश्चंस लाएंगे इसके, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और कल जो है दूसरा सेशन आपको मिलेगा इस पर। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।